नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हमने यूपी जीके की टॉप 20 प्रश्नों की क्लासेस की एक सीरीज शुरू की थी। ये उस सीरीज की दूसरी क्लास है। इस सीरीज में हम आप लोगों के लिए 6 क्लासेस लाएंगे, जिनमें एक क्लास यूपी के करंट की होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी परीक्षा में यूपी जीके से जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% प्रश्न आपको यहां मिलेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व महाजनपद काल था। यह जो काल था वो महाजनपद काल था। महाजनपद काल बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जनपदों में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। इन महाजनपदों में पांचाल, कुरु, कोसल, वत्स, मल्ल, चेदी, काशी और सूरसेन, ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। इन महाजनपदों में यह सूरसेन महाजनपद मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। मथुरा के आसपास का क्षेत्र जो है उस काल में सूरसेन के नाम से जाना जाता था और यह सूरसेन महाजनपद था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है। 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना संगम पर कुंभ मेला आयोजित होता है और इसका आयोजन प्रति 12 वर्ष बाद होता है, यानी 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आयोजित होता है। हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड में है। हरिद्वार उत्तराखंड में, यहां यह गंगा नदी तट पर मेला आयोजित होता है। गंगा नदी तट पर। उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। उज्जैन कहां है? मध्य प्रदेश में है और यहां क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। नासिक में कुंभ मेला लगता है। नासिक कहां है? नासिक महाराष्ट्र में है और यहां गोदावरी नदी तट पर कुंभ मेला आयोजित होता है। ठीक है, तो ये 4 स्थानों पर भारत में कुंभ मेला लगता है। इनमें से आप लोग देख लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में कुंभ का मेला आयोजित नहीं होता है या मेला नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में सुमेलित नहीं है। कुछ पक्षी विहार हैं और उनके स्थान हैं, आपसे पूछा है इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ओखला पक्षी विहार नोएडा और गाजियाबाद में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। सुरहाताल पक्षी विहार गाजीपुर में नहीं है। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है। कहां है? बलिया में है और इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। लाख बहोश पक्षी विहार कन्नौज में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का लाख बहोश पक्षी विहार। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? शेखा झील पक्षी विहार। शेखा झील पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है।
सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? लाख बहोश जो कन्नौज में है। और सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार जो अवस्थित है अलीगढ़ में। कहां है? अलीगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देवा शरीफ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां होता है? देवा शरीफ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में होता है। और यहां यह मेला संत वारिस अली शाह की मजार पर आयोजित होता है। वारिस अली शाह की मजार पर। याद रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि यहां किसकी मजार है, तो वारिस अली शाह की मजार है। बलरामपुर में देवी पाटन मेला आयोजित होता है। देवी पाटन मेला लगता है कहां? बलरामपुर में। बहराइच में सैयद सलार मेला लगता है। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। और यह मेला सैयद सलार मसूद की मजार पर लगता है। सैयद सलार मसूद की मजार पर लगता है। ठीक है, देखिए। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है? चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का यानी मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में एक लकड़ी का पिंजरा या पिरामिड होता है जिसे चरकुला बोला जाता है। और उस चरकुले पर 108 दीपक रखे होते हैं और फिर उस चरकुले को अपने सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं। ठीक है, ब्रज क्षेत्र के अन्य प्रसिद्ध नृत्यों में झूला नृत्य है। झूला नृत्य, घड़ा नृत्य है। घड़ा नृत्य और लठमार होली नृत्य है। लठमार होली नृत्य है। ये सभी ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो यहां राई प्रसिद्ध नृत्य है। राई, यहां ख्याल प्रसिद्ध नृत्य है। और पाई डंडा यहां का प्रसिद्ध नृत्य है। पाई डंडा। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र में छोलिया, देसिया, नटवरी और कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। मिर्जापुर के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। कर्मा नृत्य खरवार जनजाति द्वारा फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। याद रखिएगा, यहां से पूछे जाते हैं। अवध क्षेत्र के 3 प्रसिद्ध नृत्य हैं। जोगनी, ढेड़िया और कलाबाजी। ये अवध क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं। जोगनी, ढेड़िया और कलाबाजी ये अवध क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ को ऋषि पत्तन या पत्तनम, मृगदाव, ये नाम भी सारनाथ के हैं। और साथ कहां है? वाराणसी में है। ठीक है, यहां 2 प्रसिद्ध स्तूप हैं। धमेख स्तूप और चौखंडी स्तूप। इन दोनों स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था। और यहां गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी आपसे पूछता है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी।
जिसे बौद्ध साहित्य में परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां हुआ था? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था और इन्हें जो राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, इनकी एक रचना थी भारत भारती। भारत भारती ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत प्रसिद्ध हुई और बहुत प्रभावशाली हुई। इसने राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया, इसीलिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, यानी राष्ट्र कवि से संबोधित किया था। तब से मैथिली शरण को राष्ट्र कवि कहा जाने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मथुरा कला शैली अपने शीर्ष पर किस काल में थी? मथुरा कला शैली मूर्ति कला की एक प्रसिद्ध शैली है। मूर्ति कला की एक प्रसिद्ध, और इस शैली में जो सर्वाधिक मूर्तियां निर्मित हुई हैं वो गौतम बुद्ध की हुई हैं। किसकी हुई हैं? गौतम बुद्ध की हुई हैं। गौतम बुद्ध की हुई हैं। और इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ वो कुषाण काल में हुआ, कुषाण काल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहां अवस्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है। कहां है? मेरठ में है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। इनमें 4 राजकीय विश्वविद्यालय हैं, राजकीय विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, और एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। ये 6 कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। कहां है? कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में है। कहां है? फैजाबाद में है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में है। और रानी लक्ष्मीबाई कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय झांसी में है। कहां है? झांसी में है। और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये कैसा विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और सैम हिग्नी बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहू बेगम मकबरा उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी उन्मुक्त जोहरा, क्या नाम था? उन्मुक्त जोहरा। याद रखिएगा, इनका नाम अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी उन्मुक्त जोहरा का मकबरा बहू बेगम मकबरा के नाम से जाना जाता है। और इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। और यह अवस्थित है फैजाबाद में। कहां अवस्थित है? फैजाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लोकसभा में कितनी सीटों का योगदान है? आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें लोकसभा की हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की उत्तर प्रदेश की सीटें हैं 404। कितनी हैं? 404 सीटें हैं।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। और राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की, तो राज्यसभा की जो उत्तर प्रदेश कितनी है? 31। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सुहाग नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यह कांच उद्योग और चूड़ी उद्योग का एक प्रसिद्ध केंद्र है। चूड़ी उद्योग का एक प्रसिद्ध केंद्र है, इसलिए इसे सुहाग नगरी की उपमा दी जाती है। आगरा चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर भी चमड़े के लिए प्रसिद्ध है और अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ को ताला नगरी से संबोधित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिले अलग कर दिए गए। 13 जिले विभाजित कर एक नया राज्य बनाया गया, उत्तरांचल। क्या बनाया गया? उत्तरांचल बनाया गया, जो बना था 9 नवंबर 2000। उत्तर प्रदेश के 13 जिले अलग कर इसे बनाया गया। इसी उत्तरांचल का 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में किस राज्य ने कायाकल्प अभियान शुरू किया है? कायाकल्प अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। प्राथमिक विद्यालय के सुधार के लिए, यानी प्राथमिक विद्यालयों में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कायाकल्प अभियान शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश खनिज भंडार की दृष्टि से एक उत्तम राज्य नहीं है, फिर भी कुछ खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम है, इसके भंडार ललितपुर में पाए गए हैं। कहां पाए गए हैं? ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। ललितपुर का सोनराई क्षेत्र है, यह तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सोनराई क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा निकलता है यहां से। ठीक है, झांसी में सेल खड़ी और एस्बेस्टस निकलता है, एस्बेस्टस पाया जाता है। मिर्जापुर में चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर, और हमीरपुर में सेल खड़ी पाई जाती है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली घर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में एक ही परमाणु बिजली घर है, परमाणु विद्युत घर है या आणविक विद्युत घर है, वो है बुलंदशहर के नरौरा में। कहां है? नरौरा, बुलंदशहर के नरौरा में उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु बिजली घर अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां है? दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़, झांसी में अवस्थित है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर यह प्रश्न बनता रहता है। तो दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़, झांसी में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 2001-2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी, यानी इन 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इन 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 20.23% की वृद्धि हुई। 20.23% की वृद्धि हुई। जो राष्ट्रीय वृद्धि यानी भारत की जो 10 की वृद्धि थी वो 17.7% थी।
कितनी थी? 17.7% थी। इससे उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि ज्यादा थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किस नगर का पुराना नाम महोदय श्री था? कन्नौज का पुराना नाम महोदय श्री था। इसे महोदय श्री और कान्य कुब्ज भी कहा जाता था। कान्य कुब्ज भी कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। कहां है? मेरठ में आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का स्थल है। उत्तर प्रदेश में दूसरा सिंधु सभ्यता का स्थल हुलास है। कौन है? हुलास है, जो सहारनपुर में है। कहां है? सहारनपुर में है। ठीक है, लोथल भी सिंधु सभ्यता का स्थल है, लेकिन यह गुजरात में अवस्थित है। कहां अवस्थित है? गुजरात में। गुजरात में भोगवा नदी तट पर है। भोगवा नदी तट पर। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी तट पर राजस्थान में है। घग्गर नदी तट राजस्थान में है। राजस्थान में। लोथल से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनाता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक डॉकयार्ड था। क्या था? डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब है एक बंदरगाह नगर था। क्या था? बंदरगाह नगर था। याद रखिएगा, अक्सर इसे पूछता है। ठीक है, ये आप लोगों की यूपी जीके की टॉप 20 प्रश्नों की दूसरी क्लास थी। अगली क्लास में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।